चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर का सेकंड वीडियो जो है उसमें पढ़ेंगे धनायन विनिमय द्वारा पौधों के पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी धनायन विनिमय जो होता है वो पौधों के पोषण को किस प्रकार से प्रभावित करता है और उसमें कौन कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि तीन जो मुख्य कारक हैं वो धनायन विनिमय द्वारा पौधों के पोषण को प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो है धनायन संतृप्ति, दूसरा कारक जो होता है वो होता है संगुणित आयनों का प्रभाव और तीसरा होता है कॉलॉइड्स के प्रकार। तो अपन पहली जो बात करेंगे वो करेंगे धनायन संतृप्ति की। पहला जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला वो है धनायन संतृप्ति। क्या अर्थ होता है इसका बच्चों? धनायन संतृप्ति का अर्थ होता है कि यदि मृदा में किसी विशेष पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उसका विस्थापन अन्य पोषक तत्वों की तुलना में क्या होता है, आसानी से हो जाता है। यानी जितनी अधिक मात्रा में धन आयन मृदा में उपस्थित होंगे एक विशेष प्रकार के, उनका आसानी से विस्थापन किया जा सकता है और उससे क्या होगा, वो जो धनायन है वो पोषक तत्व के रूप में पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो यदि मृदा की जो कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता है यानी कैल्शियम की जो मात्रा है वो अगर बहुत अधिक है उस मृदा में, तो क्या होगा, इसका विस्थापन अन्य पोषक तत्वों की तुलना में शीघ्रता से हो जाता है। यानी धनायन संतृप्ति का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो धनायन मृदा में अधिक मात्रा में उपस्थित है उसका विस्थापन शीघ्रता से हो जाता है। दूसरा जो कारक है वो है संगुणित आयनों का प्रभाव। संगुणित आयनों का प्रभाव, इसको अपन देखते हैं कि संगुणित आयन जो होते हैं वो किस प्रकार से पौधों के पोषण को प्रभावित करते हैं। तो एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन का जो संगुणन होता है वे पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब एक धनायन है उसके पास दूसरा धनायन संगुणित अवस्था में रहता है तो वो पौधों को प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। अपन बात करते हैं एक उदाहरण की कि मान लीजिए जैसे कैल्शियम के आधिक्य से, जब कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होगा तो उसके आधिक्य से पोटेशियम जो होता है उस पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है। यानी जब कैल्शियम अधिक होगा तो पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम की आधिक्यता होती है यानी आधिक्य में अगर उपस्थित है तो मैग्नीशियम की प्राप्ति कम हो जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आयन, एक विशेष प्रकार के आयन आपस में संगुणित हो जाते हैं तो उससे दूसरे प्रकार के आयनों की प्राप्ति जो होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये संगुणित आयन जो होते हैं ये भी पौधे के पोषण को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमने उदाहरण लिया था कि जब अगर कैल्शियम की अधिक मात्रा है तो पोटेशियम की प्राप्ति कम होगी, जब पोटेशियम की अधिक मात्रा है तो मैग्नीशियम की प्राप्ति कम होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की जो है कॉलॉइड के प्रकार। यानी तीसरा जो अपना कारक है वो है कॉलॉइड के प्रकार। यानी कॉलॉइड्स जो होते हैं वो किस प्रकार से पोषक को पौधों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करते हैं। यानी कॉलॉइड मिशल द्वारा विशेष धनायन को धारण करने की क्षमता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कॉलॉइडी जो मिशल होते हैं वो विशेष धनायन को अलग अलग प्रकार से धारण करते हैं, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम बात करते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले के बारे में जो अपन ने पहले पढ़ा था, जो पहले वीडियो थे, इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें 3 प्रकार के अपन ने क्ले पढ़ी थी। तो उसमें से एक जो क्ले है मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट जो क्ले होती है उसमें कैल्शियम को धारित करने की क्षमता बच्चों बहुत अधिक होती है। यानी केओलिनाइट से भी उसमें अधिक क्षमता होती है। इसलिए मॉन्ट मोरिलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, चूना मिलाना पड़ता है। क्योंकि उससे कैल्शियम को हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसको धारण करने की क्षमता उस क्ले में बहुत ज़्यादा होती है।
तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, चूना मिलाया जाता है। चूना मिला करके उसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो कम कर ली जाती है, यानी वो 70 तक न्यून कर ली जाती है। तो जब उसकी न्यूनतम 70 कर लेते हैं तो उससे अब हम कैल्शियम को विस्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से केओलिनाइट जो होता है, दूसरी प्रकार की जो क्ले होती है, इससे कम बेस प्रतिशतता पर भी कैल्शियम को स्वतंत्र कर देती है। यानी केओलिनाइट में कुछ कम क्षमता से कैल्शियम उससे जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको हम उसकी तुलना में आसानी से पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि धन आयन विनिमय द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की जो प्राप्ति होती है उसमें ये 3 कारक जो होते हैं वो मुख्य रूप से अपना प्रभाव डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। धन आयन जो संतृप्ति है वो अपना अलग इफेक्ट रखता है, संगुणित आयनों का प्रभाव अपना अलग इफेक्ट रखता है, और कॉलॉइड्स के प्रकार जो है वो अपने अलग तरीके से पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अपना इफेक्ट दर्शाते हैं। अब अपन बात करते हैं धन आयन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता की। यानी धन आयन विनिमय क्षमता मृदा के उर्वरता यानी उसकी फर्टिलिटी जो होती है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों धन आयन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता की। यानी मृदा के उर्वरता को धन आयन विनिमय जो क्षमता होती है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बच्चों तो वो है धन आयन विनिमय। धन आयन विनिमय जो है वो पूरे कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार भी मृदा उर्वरता का एकमात्र सर्वोत्तम जो सूचक है वो है मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता। यानी मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है वो पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। उसी से ही पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और उसी से उनका पूरा की पूरा जीवन चक्र का संपादन होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पौधों के लिए तो वो है धन आयन विनिमय क्षमता। यानी कितनी क्षमता से धन आयन को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अधिशोषित कर सकते हैं। किसी मृदा के विनिमय भस्म यानी भस्म की अपन बात करें तो धन आयन से मतलब है जितने धन आयन विस्थापित होते हैं, अदला बदली करते हैं, वो उसके कहलाते हैं विनिमय भस्म। तो किसी मृदा के विनिमय भस्मों का प्रकार और उसकी मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कितनी मात्रा में उसकी मृदा का जो होता है विनिमय होता है उस धन आयन से, और उसके प्रकार क्या हैं, यानी धन आयनों के प्रकार जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं, वो पूर्ण रूप से उसके सामान्य गुणों को प्रभावित कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अपन जो है वो कई सारे बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं इसकी कि धन आयन विनिमय क्षमता मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अभी अपन ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के बाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपन इसके अगले बिंदु की अगर बात करें तो उच्च कैल्शियम बेस संतृप्ति जो होती है, ऐसी जो मृदाएं होती हैं जिनकी उच्च कैल्शियम बेस संतृप्ति होती है की भौतिक स्थिति और पोषक स्थिति सबसे उत्तम होती है। यानी ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम बेस संतृप्ति सबसे अधिक होती है उसकी भौतिक और पोषण स्थिति दोनों जो स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार कैल्शियम प्रधान जितनी भी मृदाएं होती हैं वो सरंध्र होती हैं और दानेदार होती हैं। ये भी अपन को इस बात से पता चलता है कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन और जल निकास जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसी प्रकार बेस संतृप्त मृदाओं में यानी जिनमें बेस असंतृप्त होता है तो बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन तथा एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं के कारण अधिक अम्लता पाई जाती है। यानी उनमें बहुत अधिक अम्लता पाई जाती है। किसके कारण? H+ आयन के कारण और एल्यूमिनियम आयनों के कारण उसमें बहुत अधिक अम्लता पाई जाती है। ये मृदाएं कौन सी जो अम्लीय प्रकार की मृदाएं होती हैं वो भुरभुरी होती है, लेकिन जब उन बेस असंतृप्त की प्रतिशतता 30% से अधिक हो जाती है उनमें, तो इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती।
यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब इनमें असंतृप्ति प्रतिशतता जो होती है 30% से अधिक हो जाती है, तो उसमें पौधे जो हैं वो आसानी से नहीं पनपते हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हमें इन मृदाओं में चूने का प्रयोग करना पड़ता है, यानी चूने का प्रयोग किया जाता है ताकि उन मृदाओं की उर्वरता में वृद्धि हो सके। जब विनिमय सोडियम आयन की मात्रा कुल विनिमय धन आयनों की यानी 10 से 15% मात्रा, इतनी मात्रा से अधिक हो जाती है, तो ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। यानी ऐसी जो मृदा है वो क्षारीय मृदा कहलाती है, और इसका पीएच मान भी क्या होता है, 8 से अधिक होता है, क्योंकि जब मृदा क्षारीय होगी तो उसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो ऑटोमेटिकली 8 से अधिक होता है। जब विनिमय सोडियम जो होता है या कॉलोइडी संकीर्ण से अधिक हो जाता है, यानी विनिमय सोडियम का जो अनुपात है एक सीमा से अधिक हो जाता है या कॉलोइडी संकीर्ण को संतृप्त करता है, तो क्ले वाले जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो सोडियम क्ले में बदल जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब सोडियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो जितने भी उसके कण होते हैं वो सोडियम क्ले में बदल जाते हैं। सोडियम क्ले जो होती है वो बहुत अधिक क्षारीय होती है और इसका पीएच मान 9 से 12 तक हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 9 से 12 तक हो जाता है। इस प्रकार की मृदाएं जो होती हैं वो भी उपजाऊ नहीं होती, यानी उसमें भी उपजाऊपन बहुत कम होता है। सामान्य जो उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमय भस्म जो होता है, विनिमय भस्म का अर्थ क्या हुआ कि जितने धनायन आपस में अदला बदली कर सकते हैं वो कहलाते हैं विनिमय भस्म। तो विनिमय भस्म जो होता है जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि जो आयन होते हैं, इनकी मात्रा का CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उसका मान लगभग 80 से 90% तक होता है, तथा विनिमय हाइड्रोजन का मान 20% से कम होता है। यानी ये अपन बात कर रहे हैं उपजाऊ मृदा की। जो उपजाऊ मृदा होती है उनमें CEC का मान 80 से 90% तक होता है, लेकिन विनिमय हाइड्रोजन का मान जो होता है वो 20% से कम होता है। सामान्य उपजाऊ मृदाओं में क्या होता है बच्चों? कैल्शियम जो होता है वो मुख्य विनिमय भस्म होता है, यानी मुख्य रूप से कैल्शियम का ही आदान प्रदान होता है किसी अन्य तत्व से या अन्य धनायन से, जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की लगभग 60 से और 80% तक होती है। यानी इसकी जो मात्रा होती है वो 60 से 80% तक होती है। विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर, यानी जब विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कैल्शियम क्ले बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम क्ले कह देते हैं, और जिनकी अभिक्रिया क्या होती है? उदासीन होती है। तो इनकी अभिक्रिया उदासीन प्रकृति की होती है। कैल्शियम क्ले का जो पीएच मान है वो 6.5 से लगभग माने तो 7.5 तक होता है, यानी 6.5 to 7.5 तक इनका जो होता है वो पीएच मान होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जिन मृदाओं की धनायन क्षमता अधिक होती है उनकी उर्वरता यानी उपजाऊपन भी उतना ही अधिक होता है। ये अपन ने अब तक जो बातें की उससे ये सीधा सीधा सार निकल कर आया या निष्कर्ष निकल कर आया कि जिन मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है CEC जो होती है वो अधिक होती है, उनका उपजाऊपन भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं अपन बात करते हैं मृदा के प्रतिशत बेस संतृप्ति की। अपना ये अगला टॉपिक है। तो मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है? यानी अधिशोषित धनायन जो होते हैं उनके दो समूहों का मृदा अम्लीयता और क्षारकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी दो समूह जो होते हैं वो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता पर विपरीत प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अम्लीय मृदाओं में H+ आयन तथा एल्यूमिनियम जो धनायन होते हैं उनकी प्रधानता अधिक होती है, तथा दोनों ही मृदा विलयनों में H+ आयन की सांद्रता बढ़ा देते हैं। यानी उनमें चाहे H+ आयन हो चाहे एल्यूमिनियम आयन हो, दोनों ही क्या करते हैं? मृदा में H+ आयन की सांद्रता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि अधिशोषित हाइड्रोजन जो होता है वो अगर उपस्थित है तो वो क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मृदा विलयन में H+ आयन की यानी धनायन जो होते हैं उनकी सांद्रता को बढ़ा देता है, क्योंकि H+ आयन खुद है तो वो खुद ही मृदा में उन आयनों की मात्रा को अधिक कर देता है,
जिससे मृदा में अम्लता बढ़ जाती है। जबकि यदि एल्यूमिनियम आयन उपस्थित हैं तो एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रूप से जल अपघटन द्वारा यानी वो खुद जल अपघटित होकर के H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि कर देता है, यानी मृदा में हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने का कार्य कर देता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही, चाहे H+ आयन हो चाहे एल्यूमिनियम धन आयन हो, दोनों ही किसी न किसी रूप में मृदा में H+ आयन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे उसकी अम्लता बढ़ जाती है। तो अपन एल्यूमिनियम को देख लेंगे, एल्यूमिनियम किस प्रकार से मृदा में H+ आयनों की मात्रा को बढ़ाता है। तो क्या होता है, जब एल्यूमिनियम आयन है, ये एल्यूमिनियम आयन क्या करता है, Al+3 आयन पहले जल से क्रिया करता है। जल से क्रिया करके, यानी ये जब जल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, AlOH का हाइड्रोक्साइड बना देंगे और एक यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अगर हम देखें तो ये AlOH2 बना देगा, प्लस क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी OH इस पर आ जाएंगे और H जो है वो अलग हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धन आयन बना देगा और ये इस रूप में पृथक हो जाएंगे H आयन के रूप में। फिर ये क्या होगा, वापस से जल से क्रिया करेगा, यानी AlOH जो बना है धन आयन, ये वापस जल से क्रिया करके एक OH आयन और ले लेगा, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, एक OH आयन और ले लेगा और इसमें क्या होगा, वापस से AlOH का होल ट्वाइस प्लस और H+ धन आयन और मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वापस क्या करेगा, अपघटित हो जाएगा, जल को अपघटित कर देगा और बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस प्लस H। तो एल्यूमिनियम जो है ये भी क्या करता है बच्चों, इनडायरेक्टली रूप से इसने भी क्या करे हैं, मृदा में H+ आयनों की वृद्धि कर दी, यानी हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने का कार्य करते हैं और मृदा के अम्लता को बढ़ा देते हैं। अधिकांश अन्य जो धन आयन होते हैं, यानी इनके अलावा जितने भी धन आयन हैं जिन्हें विनिमय भस्म हम कहते हैं, मृदा को वो क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। यानी इनके अलावा जितने भी और जो धन आयन हैं वो क्या करते हैं, मृदा को क्षारीयता प्रदान करते हैं। कोलॉइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय जो होता है, विनिमय भस्म जो होता है, उसकी प्रतिशत मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा निकल के आई है वो ये आई है कि कोलॉइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति का कुल विनिमय भस्म, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि जो होते हैं, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में हम व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। हम अगर इनके सूत्र की बात करें कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, अपन देखते हैं इसका सूत्र कि प्रतिशत बेस संतृप्ति, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म बटा धनायन विनिमय क्षमता, यानी कुल विनिमयशील भस्म, इसमें है ये, इसकी मात्रा सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में, बटा में क्या आ जाएगा, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, इसका मान भी किसमें है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम और गुणा 100, क्योंकि अपन प्रतिशत मात्रा निकालना है। या हम कह सकते हैं V बराबर, यानी V क्या है यहाँ पर, बेस संतृप्ति है और S बटा T गुणा 100,
ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, जहां पर V क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति है, S जो है वो कुल विनिमयशील भस्म की मात्रा है, और T जो है वो धनायन विनिमय क्षमता यानी CEC का मान होता है। यानी CEC तथा कुल विनिमयशील भस्म में जो अंतर होता है T माइनस S जो होता है वो असंतृप्ति की सीमा या मृदा में उपस्थित विनिमयशील हाइड्रोजन की मात्रा को प्रदर्शित करती है। यानी क्या हुआ इसका अर्थ, असंतृप्ति की जो सीमा होती है, अगर हम बात करें कि असंतृप्ति की सीमा जो होगी तो किसके बराबर होगी, T माइनस S के बराबर होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति जो होती है वो अगर 80% है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी CEC का 4/5 भाग जो होता है वो तो भस्मों से, तथा 2 यानी 1/5 भाग, क्योंकि 4/5 भाग तो क्या हो गया भस्म से, यानी 80% भाग जो होगा वो तो बेस से बना होगा, धनायन से बना होगा, तथा 1/5 भाग जो होता है वो H प्लस आयन या एल्यूमिनियम प्लस आयनों से संतृप्त रहता है। प्रतिशत बेस संतृप्ति का मृदा पीएच से गहरा संबंध होता है बच्चों, यानी जो प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है उसका मृदा पीएच से गहरा संबंध इस प्रकार होता है कि इसके अधिक होने से मृदा पीएच का मान भी क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। यानी अगर ये बढ़ेगी तो पीएच मान भी मृदा का सीधे सीधे बढ़ जाता है। उष्ण प्रदेश जो होते हैं उनकी मृदाओं में कोलॉइडी संकीर्ण पर भास्मिक धनायन जो होते हैं वो अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चले जाते हैं, जिससे कोलॉइडी जो संकीर्ण होता है उसकी ओर, जो कोलॉइडी संकीर्ण जो होता है उस पर H आयन अधिशोषित हो जाते हैं और मृदा का पीएच कम हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब वो नीचे चले जाएंगे तो उन पर उनके चारों ओर जो मृदा के कण होते हैं उनके चारों ओर H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, और जब H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पीएच मान कम होगा यानी अम्लता बढ़ जाती है। जबकि शुष्क जो प्रदेश होते हैं उनकी मृदाओं में कोलॉइडी संकीर्ण पर भास्मीय आयनों की, यानी जो अन्य धनायन जो होते हैं भास्मीय धन आयनों की संतृप्तता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उनकी मात्रा अधिक होती है, जिससे मृदा का पीएच अधिक होता है, यानी वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भस्म संतृप्त मृदा जो होती है वो एक अलग अपने पास टेक्निकल टर्म निकल के आती है, भस्म संतृप्त मृदा। ये एक प्रकार की मृदा होती है भस्म संतृप्त मृदा। यानी जो मृदा होगी वो क्या होगी, उसके अगर हम बात करें कि वे मृदा जिनके कोलॉइडी संकीर्ण यानी कोलॉइडी जो कण होते हैं उन पर विनिमय कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होती है, यानी वो उसके चारों ओर कैल्शियम धनायनों से घिरी रहती है, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। यह कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत उपजाऊपन बढ़ाती है, इसे ही हम कहते हैं भस्म संतृप्त मृदा। यानी जहाँ भी बच्चों इसका नाम आए उसका अर्थ ये हुआ कि जो कण होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं उसके चारों ओर कैल्शियम धनायन की अधिकता पाई जाती है। ये कैल्शियम से पूर्ण रूप से घिरी रहती है, ये धन आयन ही इसके चारों ओर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भस्म संतृप्त मृदा कह देते हैं। जब संतृप्त मृदा में इसकी मात्रा में कमी आ जाती है तो इस प्रकार की मृदा को भस्म असंतृप्त मृदा कहते हैं। यानी जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी उस मृदा में तो उसे हम क्या कहेंगे, भस्म असंतृप्त मृदा कह देते हैं। तो इस प्रकार हम इनका सारा अपन अध्ययन कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की, जो है आयन विनिमय का महत्व। यानी जो आयन विनिमय हो रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि आयन किस प्रकार से एक दूसरे को बदल देते हैं, इन आयनों के बदलने से उसका क्या महत्व होता है कृषि क्षेत्र में और मृदा में या पेड़ पौधों के पोषण में।
अब अपन बात करते हैं बच्चों आयन विनिमय का महत्व, यानी आयन विनिमय का क्या महत्व होता है कि पहला जो इसका महत्व है ये जो होता है वो पौधों में पोषक तत्वों की प्राप्यता और अप्राप्यता को प्रभावित करता है, यानी कितने पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, ये जो होता है आयन विनिमय की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा जो इसका महत्व है सेकंड, वो ये है कि यह कॉलोइडी क्ले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को नियंत्रित करता है तथा स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। तीसरा जो इसका महत्व है थर्ड, वो ये है कि यह मृदा निर्माण के प्रक्रम जैसे क्ले खनिजों का विकास, क्षेत्रीय और अंतः क्षेत्रीय मृदा निर्माण आदि को नियंत्रित करता है, यानी पूर्ण रूप से इन पर नियंत्रण रखता है कि मृदा का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रम में खनिज क्ले जो होते हैं उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनके क्षेत्रीय और अंतः क्षेत्रीय मृदा का निर्माण जो होता है किस प्रकार से होता है, इन सारी बातों पर ये आयन विनिमय द्वारा नियंत्रण रहता है। चौथा जो इसका महत्व है वो है यह अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी अम्लीय और क्षारीय जितनी भी मृदा होती हैं उनके सुधार में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका जो अंतिम महत्व जो है पांचवा महत्व वो ये है कि ये उर्वरकों के प्रभाव तथा उर्वरक प्रयोगों को भी प्रभावित करता है, यानी मृदा में उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है, उर्वरक मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन सब बातों पर भी आयन विनिमय जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में उसको प्रभावित करते हैं, उन पर कंट्रोल रखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों एग्रीकल्चर का ये जो चौथा चैप्टर है आयन विनिमय, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये यूट्यूब और ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।